हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप लोगों के लिए एक नई अमेजिंग सीरीज लाई हूँ जो कि आज ही रिलीज हुई है और इसकी कहानी हमें कहीं ना कहीं पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बताती ही है। साथ में ये एक ऐसे धोखे की बदला लेने की कहानी है जो कि मेन लीड अपना सब कुछ वापस लेने के लिए रिवेंज लेता है और फिर एक ऐसी जर्नी पर निकल जाता है जहाँ पे उसे बनना है गॉड ऑफ ऑल हेवेंस। और वीडियो करने से पहले ये उम्मीद रखूंगी कि आपको अगर ये कहानी पसंद आएगी तो आप इसे जरूर लाइक करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीरीज के पहले एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अब एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें यहाँ एक बंदी को दिखाया जाता है जिसका नाम युनफे है। आसमान में तेज कड़कती हुई बादलों के बीच अपने दोस्त को ढूंढ रहा है। अब इस कहानी के मेन लीड को हम देखते हैं जिसका नाम जाओ चिन है। चिन वहाँ पे आते ही अपने ही दोस्त पे जो उसे ढूंढ रहा होता है उस पे ही हमले करने लगता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि चिन अपने होशो हवास में नहीं है, इसीलिए युनफे उसे याद दिलाते हुए कहता है कि वो उसका दोस्त है। चिन को जैसे ही ये याद आता है वो उस पे अटैक करना बंद कर देता है और उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जिस पर युनफे उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आया हूँ और इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मैं तुम्हें यूँ मरते हुए नहीं देख सकता था। जिस पे चिन उसे कहता है कि ये कोई सुसाइड नहीं है बल्कि एक ऐसा ट्रिब्यूलेंस है जिसमें मैं रिस्क लूंगा और रिस्क लेने के बाद ही सिर्फ एक यही तरीका है कि जब मैं अपने हायर लेवल तक पहुंच सकता हूं। जिस पे युनफे उसे कहता है कि तुम इस 9th हेवन रेल्म में सिर्फ एक लौते ओनली सुप्रीम बॉडी कल्टिवेटर हो। जिस पे चिन उसे कहता है कि मेरी सुप्रीम बॉडी तो है लेकिन मैं अपने मैजिकल पावर्स को गैदर करने में अनेबल हूँ और फोर्सफुली मुझे ये रिस्क उठाना ही पड़ेगा अपग्रेड होने के लिए, क्योंकि बस अब यही एक रास्ता बचा है। आगे वो युनफे से कहता है कि अगर तुम्हें मेरी मदद ही करनी है तो चलो मेरे साथ आओ, क्योंकि आज वो टाइम आ ही गया है देखने का कि मैं यहाँ पे आज सक्सेस कर पाऊंगा या तो फिर मारा जाऊंगा। अब इतना कहते ही वो पागलों की तरह हंसते हुए वे दोनों आसमान से निकलती हुई तेज बिजली की तरफ चले जाते हैं। अब यहाँ पे सीन कट होता है और उसी टाइमलाइन में हमें एक और पैरेलल वर्ल्ड को दिखाया जाता है। अब यूनिवर्स में इस तरह के कई वर्ल्ड है जहाँ पे जाओ चिन नामक कई सारे बंदे अलग अलग वर्ल्ड में रहते हैं। इन्हीं में से एक पैरेलल यूनिवर्स में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे चिन नाम का ही एक बंदा लिंगयुंग सेक्ट का एक डिसाइपल है। अब इस लिंगयुंग सेक्ट में एक अलग ही मामला चल रहा होता है। अब इसके डिसाइपल्स आपस में ही बहस कर रहे होते हैं। एक डिसाइपल अपने मास्टर को खबर देने के लिए कि यहाँ पे बहुत सारे जासूस घूम रहे हैं, अंदर जाना चाहता है, लेकिन वहीं दूसरा डिसाइपल दादागिरी करते हुए उसे रोक लेता है, अंदर जाने नहीं देता, ये कहते हुए कि मास्टर अंदर आराम कर रहे हैं। इन्हीं डिसाइपल्स के बीच यहाँ पे हाथापाई हो जाती है कि तभी इस पैरेलल यूनिवर्स का जो चिन है इनके बीच में कूद पड़ता है। उस दादागिरी करने वाले डिसाइपल का नाम लियो है। वो यहाँ चिन से कहने लगता है कि तुम होगे इस लिंगयुंग सेक्ट के 5 जीनियर डिसाइपल्स में से एक, फिर भी तुम्हें यहाँ परमिशन नहीं दी जाती है कि तुम हमारे मामले में टांग अड़ाओ। जिस पे चिन जो होता है अब उसी के लंगोट को ही जिसमें हार्ट शेप के बहुत सारे दिल बने होते हैं उसे दिखाते हुए कहता है कि इसे मैंने ले लिया है, तो क्या तुम्हें अब कुछ ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। अब ये देखते ही जो लियो होता है वो भड़क जाता है और अपने चमचों के साथ यहाँ चिन का पीछा करने लगता है उसे मारने के लिए। कि तभी वहाँ पे लिंगयुंग सेक्ट के जो एल्डर है वो आते हैं और वो इन सभी डिसाइपल्स को रोकते हैं। अब एल्डर फांगा जो होते हैं वो यहाँ लियो का ही साथ देते हुए कहते हैं इस चेन पे ज्यादा सख्ती मत करना। एल्डर की तरफ से ऑर्डर मिलते ही वो लियो कहाँ रुकने वाला था, वो फिर से चेन को मारने के लिए यहाँ उठ पड़ता है। चेन यहाँ अपनी जान बचा करके भागता है। अब यही सीन वो जो दूसरे पैरेलल यूनिवर्स का जो चेन होता है वो देख रहा होता है। आगे हमें पता चलता है कि इस यूनिवर्स वाला जो चेन है अपने फ्रेंड युनफे के साथ तियानमिन नामक एक खास जगह पे आया है जहाँ पे यूनिवर्स के वो अलग अलग पैरेलल वर्ल्ड में उसी के जैसे रहने वाले चेन को हर एक यूनिवर्स में देख रहा है कि कौन कैसी सिचुएशन में है और क्या कर रहा है। किसी में वो एक नॉर्मल लड़का है, किसी में वो एक कल्टिवेटर है, तो किसी एक वर्ल्ड में मात्र वो एक किसान है। अब यहाँ पे टोटल 8 हेवेंस के रेल्म है और ध्यान में नहीं ऐसा जगह है जो कि एक पैसेज बनाता है इन सभी रेल्म में जाने के लिए। इस पैरेलल यूनिवर्स वाला जो चेन है वो अपने डिजास्टर को ढूंढ रहा है कि आखिर वो कौन से रेल्म में है। अब वो इन अलग अलग रेल्म में देखने लगता है कि वो एनिमल धर्मा रेल्म में है या तो फिर हेवनली धर्मा रेल्म में होगा या तो फिर अशुरा या तो फिर ह्यूमन लीगल वर्ल्ड में होगा। तो उन 10 धर्मा रेल्म में से वो बार बार झांक रहा होता है अपने उसी तबाही को ढूंढने के लिए। इस पे युनफे उससे पूछता है कि वो अब आगे उसके लिए क्या कर सकता है।
जिसपे चेन उसे जवाब देता है कि वो एक्सकलीबर और एम्परर की जो डॉटर है वो उसका पीछा करते हुए यहाँ तक जरूर आएंगे, इसीलिए तुम एंट्रेंस पे गार्डिंग करो और उन दोनों को यहाँ आने से रोकना। अब आगे ये वाला जो चेन होता है उस पैरेलल वर्ल्ड में उसी चेन को ढूंढ रहा होता है जो उसकी तबाही का कारण बनेगा, लेकिन वो उसे 10 धर्म रेल में नहीं दिखता। इसी बात का पता लगाने के लिए कि इनमें से वो कौन है, वो उस बिग वर्ल्ड के स्काई को ब्रेक थ्रू करते हुए उसके अंदर इंटर कर जाता है ताकि वो उन सारे वर्ल्ड के मिस्ट्रीज के रहस्य को जान पाए। लेकिन अगर वो ये काम करने में फेल हो जाता है तो फिर इस वर्ल्ड में इसके जैसा कोई और जाओ चेन होगा ही नहीं। बाकी वो जो चेन होता है हेवन से यहाँ हेल तक और हेल से फिर अशुरा वर्ल्ड में ट्रैवल करने लगता है उस एक चेन को ढूंढने के लिए, लेकिन बाकी की दुनियाओं में उसे वो नहीं दिखता। तभी इसी टाइम चेन को जिस बात का डर था वो एक्सकलीबर जो होता है वो चेन पे हमला कर देता है, ये कहते हुए कि अब तुमने यहाँ पे बॉर्डर को क्रॉस कर दिया है और हदें पार कर ली हैं। अब ऐसा करना वर्जित था क्योंकि उसने 9 हेवंस के यार पार जाने के लिए एक क्रैक ओपन कर दिया था, इसीलिए वो एक्सकलीबर और एम्परर की जो डॉटर होती है वो यहाँ खुद आए थे उसे मौत की सजा देने के लिए। उन्होंने उसके दोस्त यूनफे को भी घायल कर दिया था जो कि उस एंट्रेंस की गार्ड कर रहा था। अब आगे ये दोनों अपनी शक्तियों को एक्टिवेट करते हुए यहाँ चेन पे हमला कर देते हैं। अब तीनों का यहाँ घमासान युद्ध जारी रहता है। काफी देर तक फाइटिंग करने के बाद यहाँ का जो चेन होता है उनसे बचने के लिए ह्यूमन वर्ल्ड में प्रवेश करता है। ये दोनों भी इस चेन को मारने के लिए उसी वर्ल्ड में आ जाते हैं। जहाँ पे आते ही वो एक्सकलीबर चेन से कहता है कि मैंने अपने आप को सुप्रीम फिजिक लेवल तक ट्रेन किया है, इतना अपनी बॉडी को फोर्स किया है ताकि वो किसी भी तरह के स्पिरिचुअल पावर को कंज्यूम कर सके, और यही परफेक्ट टाइम है तुम्हें मारने के लिए। कि तभी एम्परर की डॉटर भी वहाँ पहुँचती है और चेन से कुछ इसी तरह के शब्द कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जब तुम मेरे नहीं हो सके मैं तुम्हें किसी का भी नहीं होने दूंगी। जो चेन होता है अपनी सुप्रीम पावर से इन दोनों पे अटैक करता है, जिससे ये दोनों एक शील्ड के जरिए इस अटैक को डॉज कर लेते हैं और फिर से चेन उन्हें चकमा देते हुए उन्हीं वर्ल्ड में से एक में चला जाता है। अब उसका पीछा करने के लिए ये लोग अलग अलग वर्ल्ड में जाने का डिसाइड करते हैं। अब उनमें से जो एक्सकलीबर होता है वो डिमन फ्लावर वर्ल्ड में चला जाता है, जहाँ के फ्लावर्स उसे लगातार खाने के लिए उस पे अटैक करने लगते हैं। वो उनसे बच ही रहा होता है कि एकाएक चेन उस पे हमला कर देता है और उसे घायल कर देता है। दूसरी तरफ हम उस एम्परर को डॉटर को देखते हैं जो कि एक डेजर्ट वाले इलाके में पहुंचती है। यहाँ पे जब चेन उसे आवाज देता है तो एम्परर डॉटर उस पे हमला करती है, लेकिन चेन इसके अटैक को डॉज करते हुए सामने से उसे पुकारता है। अब आगे चेन के लगातार अटैक से वो एम्परर की जो डॉटर होती है वो घायल हो जाती है और चेन से कहने लगती है क्या तुम हमारे बीच की वो पुरानी बातों को भूल गए हो? क्या तुम्हें मेरे लिए कोई भी अब फीलिंग्स नहीं बची है जो तुम मुझे इस तरह से हर्ट कर रहे हो? जिस पे चेन उससे कहता है कि ना ही वो अब ह्यूमन रहा है, ना ही उसके अंदर अब ह्यूमन हार्ट है, और गॉड बनने की शुरुआती जर्नी में वो ह्यूमन लाइफ को पीछे ही छोड़ गया है। ना ही अब उसकी ह्यूमन लाइफ है, ना ही उससे रिलेटेड उसके पास अब ह्यूमन लाइफ की कोई भी फीलिंग्स बची हैं। और जिस जाओ चेन की तुम बात कर रही हो वो पहले ही मर चुका है। जिसपे वो एम्परर की डॉटर उससे कहती है कि जब ऐसे ही बात है तुम्हारे दिल में मेरे लिए जब कोई फीलिंग्स नहीं है तो तुम्हें मर जाना ही बेहतर है। अब वो घायल हुआ एक्सकलीबर भी वहाँ पे आ जाता है और चेन को यहाँ दोनों तरफ से घेर लेते हैं। ये दोनों आगे भी दोनों यहाँ पे चेन को रोकने के लिए आए थे ताकि वो इस पैरेलल यूनिवर्स में क्रैक का यूज करके ट्रिब्यूलेशन के सहारे से अपने आप को हायर लेवल पे एक्सटेंड ना कर पाए, क्योंकि ये करना किसी के लिए इतना आसान नहीं है। साथ ही ये करने वाले को बहुत कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और ये करना वहाँ पे वर्जित है। अब इधर जो यूनफे होता है वो अपने फ्रेंड के लिए परेशान था क्योंकि ये लड़ाई सुप्रीम्स के बीच में हो रही थी और उसे डर था कि चेन इसमें जीत नहीं पाएगा। अब आगे जो चेन होता है फिर से इनसे बचते हुए एक अलग ही पैरेलल वर्ल्ड में चला जाता है। यहाँ पे सीन कट होता है और अब हम उस डिसाइपल वाले चेन को देखते हैं जिसका पीछा अभी वो लियो और लियो के चमचे कर रहे होते हैं। अब आगे यहाँ जो चेन होता है वो जानबूझकर के लियो को अपने साथ इतनी दूर तक भगा के लाया था ताकि चेन के जो साथी है वो मास्टर को जा करके उन जासूसों के बारे में सारी बात बता सके। अब ये लियो जैसे ही सुनता है कि चेन के मात्र ये चाल थी उसे इतनी दूर तक यहाँ लाने की, तो चेन पे अटैक करने के लिए वो अपने सबसे पावरफुल बीस्ट को भेजता है। ये एक बहुत लंबा सेंटीपीड होता है जो कि चेन पे अटैक करता है। चेन इसके अटैक से बचते हुए ऐसी जगह पे इंटर कर जाता है जो एक फॉरबिडन टेरिटरी है। यहाँ पे जाना मतलब कि मौत को गले लगाना है। आगे लियो और उसके साथी रुक जाते हैं ये कहते हुए कि वो चेन पहले ही मौत के मुंह में जा चुका है, इसीलिए हमें उस पॉइजन फॉरबिडन एरिया में नहीं जाना चाहिए। अब आगे वो जो लियो है चेन को वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है। इस पे चेन उसी के लंगोट को दिखाते हुए कहता है कि अभी तुम्हें ये चाहिए तो मुझसे आकर यहाँ पे ले लो।
अब ये सुनते ही लियो आग बबूला होता है और अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसके चमचे उसे वहाँ जाने से रोक लेते हैं कि तभी अचानक से उन पे कोई पत्थर मारने लगता है, जिससे ये चमचे सभी डर जाते हैं और वहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं। अब उनके भागते ही चिन जब वहाँ से जाने के लिए मुड़ता है तो उसे एक फ्रॉग दिखता है, जिसे देख करके वो समझ जाता है कि ये उसी की ही फ्रेंड का काम है, जिसका नाम जियाना है। जियाना उससे कहती है कि एक तो मैं तुम्हें यहाँ इतनी खतरनाक जगह पे बचाने के लिए आई हूँ और फिर तुम मेरा ही मजाक उड़ा रहे हो। यहाँ चिन भी ये समझ चुका था कि उन चमचों को यहाँ से भगाने के लिए पत्थर मारने वाली और कोई नहीं बल्कि जियाना ही थी। आगे चिन उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की तो जरूरत नहीं थी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं लिंग्यून सेक्ट के 5 जीनियस डिसाइपल्स में से एक हूँ? मैं क्या किसी से डरने वाला हूँ? अब ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से पानी से एक टेंटिकल बाहर आता है, जो कि जियाना को पकड़ने वाला होता है कि चिन उसे बचा लेता है। आगे वो जो टेंटिकल्स है वो जियाना के फ्रॉक को खा लेता है। जियाना अपने फ्रॉक को बचाने के लिए आगे बढ़ती ही है कि चिन उससे कहता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है, मैं सबसे पहले अपने आप को बचाना चाहिए। जिसपे जियाना उससे कहती है कि तुम मुझे इतनी बातें सुना रहे हो, जबकि मैं इतना खतरा लेकर के तुम्हें यहाँ बचाने के लिए पता है क्यों आई हूँ? क्योंकि आज एक स्पेशल डे है। आज चिन का बर्थडे होता है और वो उसे बर्थडे विश करने के लिए आई होती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 1 साल पहले क्या हुआ था चिन ये याद करने लगता है। पिछले साल भी वो अपने बर्थडे को जियाना के साथ ही मना रहा होता है, लेकिन काफी ज्यादा मायूस था क्योंकि उसके बर्थडे याद सिर्फ 2 ही लोगों को रहता है, एक जियाना होती है और एक उसके मास्टर होते हैं। लेकिन उसके मास्टर को किसी ने पॉइजन दे दिया है और उस पॉइजन की वजह से वो बेड रिटर्न हो चुके हैं। उनके बीमार होने के बाद इस पूरे सेक्ट की भाग दौड़ एल्डर फांगा ने उठा ली है। तभी से सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है और एल्डर फांगा जो है वो लिंग्यून सेक्ट को अंदर ही अंदर से खोखला बना रहे हैं और इन साजिशों के पीछे किसका हाथ है इसी का पता लगाने के लिए ही मास्टर ने अभी भी अपने आप को डेंजर में रखा है। ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि अभी उनपे उस पॉइजन का असर है। अब आगे चिन यहाँ जियाना को बताता है कि अब बस थोड़ी ही दिनों की बात है, क्योंकि अब उसके मास्टर पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वो छोटा सा जहर उनका कुछ भी बाल बाका नहीं कर सकता। और उस धोखेबाज सांप को उसके बिल से बाहर निकालने के लिए इस इन्वेस्टिगेशन में चिन भी उनका साथ दे रहा है। जिसपे जियाना सुन के ये हैरान रह जाती है कि कोई उनके सेक्ट के अंदर का ही एक बंदा है जो कि ये सारी साजिशें कर रहा है। जिसपे चेन अब उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक बात याद रखना कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। अब ये दोनों काफी अच्छा टाइम वहाँ बिता रहे होते हैं कि तभी अचानक से रेनबो जैसी बारिश होने लगती है। चारों तरफ नेचर का अलग ही फिनोमेना दिखने लगता है, जिसका पता लगाने के लिए चेन यहाँ पे बहाना बनाता है कि उसे कुछ काम है और वो जियाना को रेस्ट करने के लिए कहता है, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। अब आगे जियाना के जाते ही चेन इस बात का पता लगाने के लिए जंगल में जाता है, जहां उसे सारी सच्चाई का पता चलता है। अभी लिंग्यून सिटी के जो एल्डर फांगा है, जिन्होंने अभी लिंग्यून सिटी की सारी जिम्मेदारी उठाई है, वो सेंगजी नामक कबीले के एक सरदार से जा मिला है। इन दोनों की ही साजिश थी। यहाँ पे चिन के जो मास्टर हैं, ये जान से मारने के लिए इन्होंने ही पॉइजन दिया था। लेकिन ये दोनों इस बात पे अफसोस जता रहे होते हैं कि वो बुढ़ा उस पॉइजन के असर उस पे नहीं हुआ और वो अब तक जिंदा है। इस पे जो एल्डर फांगा होते हैं वो उस बंदे को लॉर्ड वुफिंग कह रहा होता है और उसे ये आश्वासन देता है कि अगर आप अभी ऑर्डर दे तो उस बुढ़े को मैं अभी जाकर के मार डालूंगा। लेकिन वो जो लॉर्ड वुफिंग होता है उससे कहता है कि अभी सही वक्त नहीं आया है, अभी हमें बस छुप के इंतजार करना है, क्योंकि वो तीनों बड़े बड़े सेक्ट जैसे ही आपस में लड़ भिड़ेंगे, जिनमें से एक पहला लॉस्ट सोल वैली है और दूसरा लियान सेक्ट है। मैं सिर्फ बैठ के इन दोनों के डिस्ट्रॉय होने का मजा लेना है, इसके बाद आगे क्या करना है मैं तुम्हें बताऊंगा। बाकी जो एल्डर फांगा होता है वो उससे पूछता है कि सब कुछ हो जाएगा तो आपने जो मुझे रिवॉर्ड देने का वादा किया था वो मुझे मिलेगा कि नहीं। जिसपे वो लॉर्ड वुफिंग होता है उससे कहता है कि सब्र रखो, तुमने हमारे साथ यानी के शिंजी कबीले के साथ हाथ मिलाया है और हम लोग जो प्रॉमिस करते हैं उसे जरूर निभाते हैं। बस वेट करो उस मास्टर सिरांग के मरने का, उसके बाद देखो मैं तुम्हें इस लिंग्यून सेक्ट का परमानेंट लीडर कैसे बनाता हूँ। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि उस एल्डर फांगा के साथ वो लियो और उसके चमचे भी इसमें शामिल होते हैं। कि तभी वो जो लॉर्ड वुफिंग होता है वो उस एल्डर फांगा से पूछता है कि क्या तुम्हारे सेक्ट में कोई जियाना नाम की बंदी है। जिसपे एल्डर फांगा उससे कहता है कि ये एक छोटी सी लड़की है, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगी। तो वो लॉर्ड वुफिंग उससे कहता है कि उस जियाना नामक बंदी को मरना ही होगा, क्योंकि वो 3 सेक्ट्स आपस में जब लड़ेंगे तो सिर्फ इस लड़की को ही पाने के लिए, क्योंकि इस लड़की के एक खास तरह की हेवनली स्पिरिट बॉडी है जो कि काफी रेयर है। अब जैसे ये लोग यहाँ जियाना को मारने की प्लानिंग बना रहे होते हैं, चिन इस बात से घबरा जाता है और वो शोर मचा देता है।
जिससे वहाँ पे सभी लोग सतर्क हो जाते हैं और यहाँ चेन की तरफ वो लॉर्ड हमला कर देता है। यहाँ चेन अपनी जान बचा करके भागता तो है और लियो और वो एल्डर फांगा उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन तभी जंगल के रास्ते से जियाना वहाँ से जाने लगती है। जब ये देखता है कि कहीं इन लोगों को जियाना के बारे में ना पता चल जाए, इसीलिए वो लियो का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए उसे पुकारने लगता है कि मैं यहाँ हूँ, अगर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ। और अब आगे यहाँ चेन दूसरी डायरेक्शन में जाने लगता है। इसका पीछा लियो और उसके चमचे अब भी कर रहे होते हैं। अब इधर दूसरी तरफ जियाना जो होती है वो भी चेन को खतरे में देख लेती है और इस बात की सूचना वो मास्टर को देने के लिए जाती है। इधर दूसरी तरफ सीन चेंज होता है और अभी हम यूनफी को देखते हैं जो कि इन तीनों को फाइट करते हुए देख रहा होता है। अब वो फाइट करते हुए अलग अलग रल में इसी तरह से जा रहे होते हैं और इस पैरेलल वर्ल्ड का जो चेन होता है इन दोनों पे यहाँ पे भारी पड़ रहा होता है। अब यहाँ पे चेन इन दोनों से जीतने ही वाला होता है कि इस सीरीज की सबसे शॉकिंग बात हमें यहाँ पता चलती है। जिस दोस्त यूनफे पे चेन यहाँ जी जान से भरोसा करता है वही उसे धोखा दे देता है, पीछे से घात लगाए बैठता है और यहाँ चेन को जान से मार डालता है। अब ये वाला चेन जो होता है वो इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो उस यूनफे को गद्दार कहता है। तभी एक पैरेलल वर्ल्ड का पोर्टल ओपन होता है जिसमें से चेन देखता है वो जो डिसाइपल वाला चेन है उसे लियो और उसके साथियों ने चारों तरफ से घेर लिया है। उसे इतना मारा है कि अधमरा कर दिया है। इधर दूसरी तरफ वाला चेन भी मरने की कगार पे होता है, लेकिन अब जबकि वो एक इमॉर्टल बॉडी है, इसकी सोल पूरी तरह से इमॉर्टल होती है और वो मर नहीं सकती। इसीलिए इस चेन की जो एक इमॉर्टल सोल होती है वो उसे मरते हुए डिसाइपल चेन की बॉडी में चली जाती है। अब यहाँ से उसका रीइंकार्नेशन उस दूसरे चेन की बॉडी में होता है, जिसके कारण अब उस चेन की बॉडी में एक असीम शक्ति जाग जाती है। अब उसके अंदर की एनर्जी इतनी ज्यादा भयावह होती है कि वो हवा में तैरने लगता है। अब उसके अंदर से इतनी ज्यादा ऊर्जा का प्रवाह हो रहा होता है कि जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है वो लियो और उसके चमचे तो इस एनर्जी को झेल नहीं पाते और नीचे गिर जाते हैं। तभी जियाना जो होती है मास्टर समेत कई सारे एल्डर्स को वहाँ लेकर पहुँचती है। मास्टर भी चेन के साथ हो रहे उस स्ट्रेंज फिनोमिना को देखते ही रह जाते हैं और आगे वो नहीं समझ पाते कि आखिर ये जो हो रहा है वो उनके लिंगुन सेक्ट के लिए कोई तरह की ब्लेसिंग है या कोई तरह का कर्स है। अब सभी लोग उसी एनर्जी की तरफ दौड़ते हैं जहां वो चेन को बेहोश पड़ा हुआ पाते हैं। पिछले वाले चेन का जो मार्क्स होता है वो यहाँ चेन की बॉडी में समाहित हो जाता है। अब आगे वे सभी मास्टर को आते देख लियो और उसके जो चमचे होते हैं वहाँ से भाग जाते हैं और यहाँ पे मास्टर उस अटैक के निशान को देख के सोचते ही रह जाते हैं कि अभी अभी जो ऊर्जा की स्रोत उन्होंने देखी है इससे तो यही लग रहा है कि चेन की इंजर्ड बॉडी को किसी ने पॉजेस कर लिया हो। अब आगे यहाँ चेन तो बेहोश होता है, लेकिन उसके अंदर वो जो दूसरे पैरेलल यूनिवर्स का जो चेन होता है वो ये डिसाइड कर लेता है कि वो उस एक्सकलीबर और एम्परर ऑफ डॉटर और साथ ही साथ उस धोखेबाज यूनफे से अपना बदला लेकर के ही रहेगा और वो डेफिनेटली अपनी सुप्रीम पोजीशन हासिल करके ही रहेगा और जो उन्होंने मेरे साथ किया है इसका बदला मैं लेकर के ही रहूंगा। अब उसकी इस प्रतिज्ञा के साथ ही ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि वो जो सीनियर चेन होता है उस दूसरे चेन के सबकॉन्शियस माइंड में अब घर कर चुका होता है, जहाँ पे उसके स्पिरिट की मुलाकात इस डिसाइपल चेन से होती है। अब इतनी पावरफुल एनर्जी को देख करके वो डर जाता है और उससे पूछ रहा होता है कि सीनियर आप कौन है, और आज उसकी लाइफ को बचाने के लिए उसे शुक्रिया अदा भी करता है। अब दूसरी तरफ वही जो सीनियर चेन की स्पिरिट होती है वो ये सोच रही होती है कि हालांकि उसके पास बहुत सारे सुप्रीम लेवल के स्किल्स हैं, लेकिन इस स्किल का इस बॉडी में कोई यूज ही नहीं कर सकता वो, क्योंकि जिस बॉडी में अभी अभी उसने प्रवेश किया है उसकी फिजिकल लेवल काफी लो है और इस बॉडी की फिजिकल लेवल को ठीक करने के लिए उसे बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत करनी होगी, मतलब कि उसे वापस से ताइगो की प्रैक्टिस करनी होगी, तभी इसकी बॉडी इन सारे सुप्रीम स्किल्स का यूज कर पाएगी। इधर दूसरी तरफ वो जो डिसाइपल चेन होता है वो उस स्पिरिट से पूछ रहा होता है कि आखिर आप कौन हैं और आपने आज जो मेरी जान बचा करके मुझ पे एहसान किया है इसका बदला मैं आपको कैसे चुकाऊंगा। जिस पे सीनियर चेन की स्पिरिट उससे कहती है कि जबकि तुम्हारी जिंदगी मेरी दान की हुई है तो तुम उस टाइम का वेट करो जब तक कि मैं ताइको का पूरी तरह से प्रैक्टिस ना कर पाऊं, और उस ताइको की प्रैक्टिस करने के बाद मैं एक सर्टेन लेवल पर पहुंच जाऊंगा, उसके बाद तुम्हारी ये बॉडी पूरी तरह से मेरी होगी। ये सारी बातें यहाँ चेन के सबकॉन्शियस माइंड में हो रही होती है और आगे का सीन जो हमें दिखाया जाता है वो रियल वर्ल्ड का था। चेन को इसी तरह से बेहोश पड़े हुए कई दिन बीत जाते हैं, जहाँ जियाना उसका ख्याल रखती है और मास्टर भी उसके लिए काफी परेशान थे। मास्टर यहाँ चेन की हालत देख करके समझ जाते हैं कि चेन जरूर कोई सच्चाई जान चुका था, इसीलिए इसे हमेशा के लिए खामोश करने के लिए इस पे जानलेवा हमला किया गया है।
अब आगे मास्टर इसी बात का पता लगाने के लिए जियाना को ये कहते हुए वहाँ से निकल जाते हैं कि तुम अब आगे से चिन का ख्याल रखना। अब अगले सीन में मास्टर को हम किसी जासूस से जाके मिलते देखते हैं। वो जासूस यहाँ मास्टर को बताती है कि आजकल इस सिटी में बहुत सारे अजीब अजीब कारनामे हो रहे हैं और मुझे डर है कि वो तीनों सेक्ट जल्द ही लिंग्यून सेक्ट पे अटैक करेंगे, क्योंकि वो खास तरह की स्पिरिचुअल हेवनली बॉडी की तलाश में निकले हैं जो कि जियाना की है। वो तुरंत ही जियाना को लिंग्यून सेक्ट से ले जाने के लिए उस पे हमला करेंगे। अब अगले सीन में हम उन्हीं दो सेक्ट्स में से एक सेक्ट को देखते हैं जो कि लॉस्ट सोल वैली सेक्ट की ही एक मेंबर है। ये एक ब्रोथल यानी वैश्यालय के करीब किसी बंदे को रिझा रही होती है और उसे अपने वश में इस तरह से कर देती है कि जब वो बंदा उस लड़की के करीब पहुंचता है तो वो इसकी गर्दन में अपने नोखिले पंजों से अटैक करती है और उसे शैतान में बदल देती है। आगे वो उसे कहती है कि सभी मर्द एक जैसे ही होते हैं, वो हमारे लॉस्ट सोल वैली की टेक्निक में आसानी से फंस जाते हैं। अब वो जो लड़की होती है वो उस बंदे से अटैक करवा रही होती है लियन सेक्ट के एक मेंबर पे। अब लियन सेक्ट का एक मेंबर वहाँ पे होता है जो उस बंदे को मारते हुए कहता है कि सारी औरतों की फितरत एक ही जैसी होती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये जो छोटी मोटी हरकतें करके हमारे सेक्ट को हरा दोगी? अब ये दोनों सेक्ट के जो मेंबर होते हैं आपस में भिड़ जाते हैं, लेकिन इन्हें शांत वही मास्टर वुफिंग करवाता है, कहते हुए कि हम यहाँ पे किसी खास मकसद से आए हैं, सो आपस में लड़ना बंद करो। इधर दूसरी तरफ हमें इमॉर्टल वर्ल्ड को दिखाया जाता है जहाँ पे यूनफे ने अब कब्जा कर लिया था और वो बहुत ही जल्द एक ऐसे रल में इंटर करने वाला है। अब उस इमॉर्टल सेक्ट का सुप्रीम बॉडी कल्टिवेटर सिर्फ वो ही जाना जाएगा और इसी सुप्रीम बॉडी के लिए ही तो उसने चिन को मार डाला था। अब उस एक्सकलीबर के मुंह से चिन का नाम सुनते ही जो एम्परर की डॉटर होती है उससे कहती है कि चिन अब मारा जा चुका है, इसीलिए अब से उसका नाम भी मेरे सामने मत लेना। और अभी हमें अपना पूरा फोकस तियान मेन पे अटैक करने में लगाना चाहिए। अब यहाँ सीन कट होता है और अगले सीन में हम चिन के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर देखते हैं जहाँ उसकी बुरी यादें तो उसे सता ही रही होती है, साथ ही सीनियर चिन की यादें भी उसके साथ मिल जाती हैं, जो कि उसी धोखे की याद दिलाती है जो कि उस यूनफे ने चिन के साथ किया था। अब आगे इन सभी मेमोरीज से लड़ते हुए आखिरकार चिन को यहाँ पे होश आता है और वो उठते ही यहाँ जियाना के बारे में पूछता है कि तुम कैसी हो। कि इधर सीन यहीं पे कट होता है और हम देखते हैं कि वे दोनों सेक्ट लिंग्यून सेक्ट पे हमला करने के लिए अब आ पहुंचे थे। सबसे पहले यहाँ पे अटैक करने वाला वो लियन सेक्ट है जिसे सभी फ्लेम सेक्ट भी कहते हैं। इस फ्लेम सेक्ट के जो डिसाइपल्स होते हैं सभी के रेड पोशाक होते हैं और ये अपने झुंड के साथ वहाँ पे आ धमकते हैं लिंग्यून सेक्ट पे अटैक करने के लिए और वो उनसे कहते हैं कि हम यहाँ किसी खास बंदी को लेने आए हैं, अगर तुम लोग कोई खून खराबा नहीं चाहते हो तो उस जियानो को हमारे हवाले कर दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। अब इतना कहते हुए वो फ्लेम सेक्ट के बंदे आगे बढ़ जाते हैं अटैक करने को। दूसरी तरफ लिंग्यून सेक्ट के जो डिसाइपल होते हैं इनका भी सामना करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी वहाँ पे फ्लेम सेक्ट का लॉर्ड हॉली अपीयर होता है जो उनसे कहता है कि लगता है कि लिंग्यून सेक्ट के लोग अपने दरवाजे पे आए हुए गेस्ट का अच्छे तरीके से वेलकम नहीं करते। तभी दूसरी तरफ से लिंग्यून सेक्ट के मास्टर भी आ जाते हैं जो उससे कहते हैं कि बिन बुलाए मेहमानों का हम स्वागत नहीं करते। अब आगे इन दोनों सेक्ट्स के लीडर्स के बीच हवा में फाइटिंग होने लगती है और दूसरी तरफ इनके जो डिसाइपल्स होते हैं वो नीचे फाइट कर रहे होते हैं। हावली जो होता है वो उस लिंग्यून सेक्ट के मास्टर से ये कहता है कि हमें उस लड़की को सौंप दो जिसका नाम जियाना है और हम उसे ही लेने आए हैं, जिस पे मास्टर जियाना को हवाले करने से मना कर देते हैं और अपने आइस फ्लेम जायंट को एक्टिवेट करते हैं, जिसका सामना करने के लिए वो जो लॉर्ड हावली होता है वो अपने डिमोनिक फ्लेम ब्लैक ईगल को समन करता है। अब एक तरफ वो ईगल उस स्नेक से फाइट कर रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ जो नीचे डिसाइपल्स होते हैं कोहराम मचा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जीत फ्लेम सेक्ट की ही होने वाली थी क्योंकि इनके डिसाइपल जो होते हैं वो लिंग्यून सेक्ट के डिसाइपल पर भारी पड़ रहे थे क्योंकि ये ज्यादा ताकतवर होते हैं। अब आगे हम उस ईगल को भी देखते हैं जो कि उस ड्रैगन स्नेक को जला के राख कर देता है कि तभी लॉर्ड हावली जो होता है वो अपने एक बंदे को ऑर्डर देता है कि वो यहाँ की सिचुएशन संभाल लेगा, जल्द से जल्द उस सेक्ट के अंदर जाओ और जियाना को बंदी बना करके ले आओ। अब वो दो बंदे यहाँ जियाना को अगवा करने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ जियाना यहाँ चिन की देखभाल कर रही होती है, तभी उस फ्लेम सेक्ट के दो बंदे वहाँ पे आ धमकते हैं और जियाना से उसका नाम पूछते हैं कि क्या तुम ही वो लड़की जियाना हो, जिस पे जियाना उनसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेक्ट के इनर हाउस में इस तरह से आने की, जिस पे वो बंदे ये कहते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं कि आज्ञाकारी बनते हुए हमारा कहना आसानी से मान लो तभी तुम मुसीबत से बच पाओगी, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। अब आगे जियाना को इस तरह से खतरे में देख चिन जैसे ही उसे बचाने के लिए उठ खड़ा होता है
वो वहाँ पे गिर जाता है, जिसपे सीनियर चेन की स्पिरिट उससे कहती है कि अभी गुस्से को अपने काबू करो। अभी तुम अगर यहाँ पे उठे और तुम्हारी करंट स्टेट अभी ऐसी है कि तुम दूसरे को तो क्या अपने को बचाने के भी हालत में नहीं हो। जिसपे चेन उससे कहता है कि भले ही मुझे यहाँ कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं जियानो को प्रोटेक्ट करके रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए वो कोई दूसरी नहीं है। आगे यहाँ चेन की हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी। वो चलने की हालत में नहीं होता है, फिर भी उन दोनों बंदों को ये धमकी दे रहा होता है, अगर तुमने जियानो को हर्ट करने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। बाकी वे बंदे चेन पे हमला करने के लिए फ्लेम सोल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये अटैक चेन पे लग जाता, बीच में जियाना आ जाती है और वो इस अटैक से घायल होकर नीचे गिर जाती है। जिसपे वो दूसरा बंदा कहता है कि कहीं ये लड़की मर तो नहीं गई है। जिसपे दूसरा बंदा कहता है कि ये अगर मर भी जाए तो भी हमें इसकी बॉडी को ले जाने का ऑर्डर मिला है। अब आगे यहाँ चेन अपनी बची कुची शक्तियों से उन पे अटैक तो करता है, लेकिन जैसे ही वे बंदे यहाँ चेन पे दोबारा से काउंटर अटैक करते हैं, चेन जमीन पे नीचे गिर जाता है। उसके अंदर जरा भी ताकत नहीं बची है, लेकिन फिर भी वो उठने की हिम्मत करता है। देख के सीनियर चेन की जो स्पिरिट होती है वो हैरान रह जाती है कि मॉडल के पास आखिर ये किस तरह की प्रेम भावना है। वो लाइफ एंड डेथ की इस दहलीज पे आकर भी हर तरह के पेन को इंड्योर करने की शक्ति रखते हैं। ये चेन की साहस की वहाँ पे तारीफ करते हैं, लेकिन आखिरकार हम चेन को देखते हैं जो कि फिर से बेहोश हो जाता है और अपने सबकॉन्शियस माइंड में जागता है और उसे पता चलता है कि अब उसके शरीर पे उसका कंट्रोल तो है ही नहीं। जिसपे सीनियर चेन की स्पिरिट उसे बताती है कि हालांकि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन अभी तुम्हारे अंदर बहुत सारी इंजुरीज हैं और अगर इस हालत में तुम वहाँ पे लड़ाई करने गए तो तुम्हारी ये बची खुची बॉडी भी नहीं रहेगी और ये बॉडी अब से मेरी है, तो इस पे अब मेरा कंट्रोल रहेगा। तुम्हारी बॉडी मेरे लिए मात्र एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेरी सोल को होल्ड किए हुए है इस ह्यूमन वर्ल्ड में। अब यहाँ पे चेन को समझ नहीं आ रहा था कि वो मखौटे वाली स्पिरिट उससे क्या कह रही है। इस पे सीनियर चेन के स्पिरिट उसे समझाते हुए बताता है, लगता है कि तुम अभी तक नहीं समझे हो कि तुम पहले ही मारे जा चुके हो और तुम्हारी बॉडी से सोल अलग हो चुकी है और ये तो मेरी सोल थी जो तुम्हारी बॉडी को कैप्चर करने के कारण अभी तक जिंदा है और मात्र तुम इस बॉडी की भटकती हुई आत्मा हो जो वापस इस बॉडी में नहीं आ सकती। अब आगे यहाँ चेन को हम उसी हालत में पड़ा हुआ देखते हैं। ये बंदे जो होते हैं वहाँ से जियाना को किडनैप करते हुए ले जाते हैं। इधर सबकॉन्शियस माइंड में ये जान करके कि पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी है, एप्पल चेन जो होता है काफी ज्यादा घबरा जाता है कि वो मर चुका है और थोड़ी देर तक तो उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। जिसपे सीनियर चेन की स्पिरिट उसे बताती है कि तुम्हारी कॉन्सिक्वेंसेस बस इसीलिए अभी तक जागी हुई है क्योंकि मैंने अब तक तुम्हारी बॉडी को फुली ग्रैस्प नहीं किया है। मैं जैसे ही ताकियों की प्रैक्टिस करके एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाऊंगा, उस वक्त तुम्हारी पूरी बॉडी पर सिर्फ मेरा ही कंट्रोल होगा। तब तक तुम सिर्फ इस बॉडी की एक भटकती हुई आत्मा हो। आगे वो स्पिरिट उसे बताती है कि वो अब ताकियों प्रैक्टिस के फर्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है। अब थोड़ी ही देर में उसकी बॉडी पे उसका पूरा कंट्रोल होगा। इसके बाद इस डिसाइपल वाले चेन का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अब यहाँ वो जो डिसाइपल चेन होता है इस बात को एक्सेप्ट कर चुका होता है कि वो मर चुका है, लेकिन वो सीनियर से बस इतना कहता है कि जब तुम मेरी बॉडी को टेक ओवर करो तो बस मेरी तुमसे एक ही गुजारिश है, मेरी जो फ्रेंड जियाना है उसे बचा लो और प्रॉमिस करो कि तुम जियाना के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दोगे। जिसपे सीनियर चेन की स्पिरिट उससे कहती है कि तुम्हारी औकात ही नहीं है कि तुम अभी मेरे साथ किसी पोजीशन में हो कि कोई डील कर सको। चाहे तुम मानो या ना मानो, मैं तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल करके ही रहूंगा। अब जैसे ही वो उसकी बॉडी पे कंट्रोल करने वाला होता है, यहाँ पर डिसाइपल चेन का आत्मविश्वास इतना होता है वो उसे ऐसा करने नहीं देता। वो बस एक ही रिक्वेस्ट उससे किए जा रहा होता है कि वो जियाना को किसी तरह से प्रोटेक्ट कर ले। अब आगे जो सीनियर चेन होता है उसे कोई जवाब नहीं देता, इसीलिए अपनी बची कुछ शक्तियों को समेटते हुए जो डिसाइपल चेन होता है उस सीनियर वाले चेन को सप्रेस करते हुए फिर से उठता है। जब तक उसके पास आखिरी सांसें हैं इनमें वो जियाना को हो सकता है बचा ले। अब आगे हम देखते हैं कि वो दोनों बंदे यहाँ जियाना को ले जा रहे होते हैं। इन्हें उसी सेक्ट का एक मोटा डिसाइपल देख रहा होता है। यहाँ चेन उन्हें रोक लेता है और उस मोटे डिसाइपल को कहता है कि वो जियाना को यहाँ से लेकर के कहीं दूर चला जाए। अब आगे वो मोटा बंदा जियाना को लेकर के वहाँ से चला जाता है। इधर ये दोनों फ्लेम सेक्ट के जो बंदे होते हैं वो यहाँ चेन को काफी ज्यादा मारने लगते हैं, जिसपे अंदर वाले स्पिरिट को ये लगता है कि अगर ये चेन इसी तरह से मार खाता रहा तो अभी अभी जो इसने नई बॉडी में प्रवेश किया है ये बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इस पे चेन उसे कह रहा होता है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम जियाना को कुछ नहीं होने दोगे, अभी मैं अपनी बॉडी को तुम्हें एक्वायर करने दूंगा। आगे यहाँ डिसाइपल चेन बार बार उससे रिक्वेस्ट कर रहा होता है, जिसपे वो सीनियर चेन उससे कहता है कि अगर तुम इसी तरह से जिद पे अड़े रहे और अपने कॉन्सिक्वेंसेस को मुझे नहीं सौंपोगे तो हम दोनों ही यहाँ पे साथ में मारे जाएंगे।
लेकिन डिसेबल चेन उससे बार बार कर रहा होता है कि पहले मुझे प्रॉमिस करो। अब जैसे ही वो बंदा यहाँ चेन की बॉडी को जलाने ही वाला होता है कि उस सीनियर चेन की स्पिरिट जो होती है उसके ऊपर हावी हो जाती है और वो उन दोनों बंदों को एक झटके में ही वहाँ पछाड़ देती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ जो मोटा बंदा जियाना को लेकर के भाग रहा होता है वो एक जगह आराम करने के लिए रुकता है, लेकिन वहाँ पे वही मास्टर वू फेंग आ जाता है जिसने ये सारा खेल रचा है। वो उस मोटे बंदे पे अटैक करता है और जियाना को अपने साथ ले जाता है। अब इधर सुबह से शाम हो जाती है। चेन भी इधर जंगलों में जियाना को ढूंढ रहा होता है। यहाँ पे वो मोटा बंदा चेन को बता देता है कि कोई जियाना को किडनैप करके इस दिशा की ओर गया है। इधर चेन को चलने में काफी दिक्कत हो रही होती है क्योंकि उसकी बॉडी को सीनियर चेन के स्पिरिट ने अभी अभी उस पे कब्जा किया है, इसीलिए इस बॉडी से यूज टू होने में काफी उसे समय लगेगा। अब इधर सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो जो डिसाइपल चेन होता है अभी भी वो सीनियर से यही रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि जियाना को बचा लो वरना मैं तुम्हें अपने बॉडी पे कब्जा नहीं करने दूंगा। जिसपे वो सीनियर चेन की स्पिरिट उससे ये कहती है कि आखिर इस लड़की की क्या परेशानी है जो मुझे इस तरह से मुसीबत में डाल रहा है। आगे वो जियाना को बचाने के लिए उसी मास्टर वू फेंग की तरफ जाता है जो कि अपना वेपन निकालकर पहले से तैयार था उस पे अटैक करने को। अब आगे सीनियर चेन के स्पिरिट के पास उससे फाइट करने के लिए कई सारे वेपन्स होते हैं, जिनमें से वो एक सुप्रीम मैजिक मास्क का यूज करता है, ये कहते हुए कि तुम्हें हराने के लिए मेरा तो ये मास्क ही काफी है। अब आगे उस मास्क को पहनते ही चेन में जैसे एक ऊर्जा की लहर दौड़ पड़ती है और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा सुपर फास्ट हो जाती है कि वो उस मास्टर वू फेंग के हर एक अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। अब आगे वो जो डिसाइपल चेन होता है उस स्पिरिट को थैंक्स कहता है उसकी मदद करने के लिए, जिसपे सीनियर स्पिरिट उससे कहती है कि अभी सेंटिमेंटल होने का टाइम नहीं है क्योंकि मुझे इस पे फोकस करना है कि मेरी ये नई मिली बॉडी को कोई हर्ट ना हो जाए। अब आगे उस वू फेंग से लड़ते हुए यहाँ पे जो चेन की बॉडी में एक छोटा सा कट लग जाता है, जिसपे स्पिरिट उससे कहती है कि तुम्हारी ये मॉर्टल बॉडी तो काफी वीक है क्योंकि एक छोटे से अटैक से इंजर्ड हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, अब जबकि मैं वापस से एक मॉर्टल बन चुका हूँ तो इस तरह की फाइटिंग को एक्सपीरियंस करने का काफी लंबे टाइम के बाद मौका आया है। अब आगे इन दोनों के बीच हमें एक शानदार फाइट को दिखाया जाता है। इसी फाइट के दौरान हम देखते हैं कि सीनियर चेन की जो स्पिरिट होती है वो अपने ताइक्यू प्रैक्टिस के सेकंड लेवल पे अब पहुंच चुका है, जिससे वो एक और तरह के सुप्रीम स्पिरिचुअल स्किल को एक्वायर कर सकता है और इस बार वो अपने दूसरे वेपन यानी कि डेविल हैंड को समन करता है। ये टेंटिकल जैसे हैंड होते हैं जो कि बाहर निकलते ही उस मास्टर वू फेंग को अपने गिरफ्त में ले लेते हैं और उसे ऐसा धर दबोचते हैं कि उसका सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आगे जो चेन होता है वो उस वू फेंग से कहता है कि हालांकि मेरा ये जो डेविल हैंड है वो मेरे सुप्रीम लेवल का एकदम एलिमेंट्री स्किल है, मीन्स कि वहाँ का सबसे छोटा मोटा स्किल है और मात्र इसी के यूज से तुम्हारी ये हालत हो गई है, तो इसे तुम अपना एक ऑनर समझो क्योंकि तुम इस सुप्रीम स्किल से मारे जाने वाले पहले ह्यूमन होंगे जिसने पहली बार इस तरह का एक्सपीरियंस किया होगा। अब आगे जो वो वू फेंग होता है वहाँ से निकलने की कई कोशिशें करता है और ये पूछ रहा होता है कि आखिर तुम्हारी असलियत क्या है और तुम कौन हो, जिसपे चेन उससे कहता है कि मरते हुए तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है आखिर एक फिजिकल कल्टीवेशन की सुप्रीम बॉडी क्या होती है और मैं उसी सुप्रीम बॉडी का एक सोल हूँ। अब इतना कहती ही वो जैसे ही अपने हाथों को मरोड़ता है उस वू फेंग का वहाँ काम तमाम हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं फिनिश होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ हम देखते हैं कि इमॉर्टल सोल चेन ने उस डिसेबल चेन की बॉडी पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया होता है और मास्टर वू फेंग को जान से मार डाला होता है जो कि जियाना को अगवा कर चुका था, लेकिन इस चक्कर में उसके मॉर्टल बॉडी में कट्स लग जाते हैं और वो सोचने लगता है कि ये मॉर्टल बॉडी तो काफी वीक है, इसे जरूर कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे ये वापस इमॉर्टल बन सके और हेवन लौट सके। अब ये इमॉर्टल चेन की जो सोल होती है अपने पास्ट को याद करने लगती है। इस तरह से वह हेवन में कई सारे गॉड्स को एक ही बार पछाड़ देता था। मरने से पहले उसके पास उस सुप्रीम स्किल्स की जो पावर थी इससे वो मात्र अपनी एक ही नजर में अपने जो ओपोनेंट्स होते थे उन्हें हरा डालता था। यहाँ सारे देवता दूत उसका मिलकर भी मुकाबला नहीं कर पाते थे क्योंकि वो इतना ज्यादा पावरफुल था। लेकिन अब इस इमॉर्टल बॉडी में रीइनकार्नेट करने से उसकी शक्तियाँ बिल्कुल मॉर्टल बॉडी की तरह हो गई हैं। जिनमें कट्स लगती हैं उसे दर्द होता है और वो अगर इस बॉडी को नहीं बचा पाएगा तो वो मर भी सकता है हमेशा के लिए। अब अपनी इसी पिछली याद को वो याद कर रहा होता है कि तभी वो जो डिसाइपल चेन की सोल होती है उसे कहती है कि हमें जियाना को बचाना होगा क्योंकि वो मिसिंग है। जिस पे सीनियर चेन की स्पिरिट उससे कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी जियाना कहाँ पे गई है, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता
मैं तुम्हारी बॉडी पे कब्जा करूंगा, इसलिए तुम्हारी सोल को, तुम्हारी बॉडी को छोड़ के जाना होगा, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर प्रवेश करने से मेरी सारी पावर्स वीक हो चुकी हैं। कहा मैं एक ओनली सुप्रीम बॉडी का कल्टीवेटर हुआ करता था और अब एक मरणशील बॉडी में आ गया हूँ। ऐसा कहते हुए वो अपने गुस्से को पेड़ों पर निकाल रहा होता है और इस बात ने उसे काफी बेचैन कर दिया होता है, इसलिए वो उन्हें अंधाधुंध हिट कर रहा होता है, जिससे वह पेड़ ही गिर जाता है। और यहाँ पे हमें जियाना को दिखाया जाता है, जिसे फ्लेम सेक्ट वाले किडनैप करके ले जा रहे होते हैं और उनमें से एक वो मोच वाला जो बंदा होता है वही लॉर्ड हाउली है कि फ्लेम सेक्ट का लीडर है। अब इधर डिसाइपल चेन की जो सोल होती है लगातार उस सीनियर चेन के स्पिरिट से ये आग्रह कर रही होती है कि प्लीज मुझे प्रॉमिस करो कि तुम जियाना को बचा लोगे, तभी मैं अपनी बॉडी छोड़ करके जाऊंगा। इधर हाउली उससे कहता है कि लगता है कि उस लिंगियन सेक्ट के मास्टर ने सिर्फ तुम्हें ही भेजा है हमारा मुकाबला करने के लिए, तो तुम अकेले हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे। अब हॉली वहाँ से चला जाता है जियाना को लेकर के और अपने एक दूसरे साथी से कहता है कि तुम इस लड़के का जिसने मास्क पहना है इसका काम यही तमाम कर दो। अब आगे वो बंदा जो कि फ्लेम सेक्ट का एक काफी पावरफुल डिसाइपल है अपने वेपन्स को एक्टिवेट करता है और उधर चेन पे हमला करने के लिए बढ़ता है। अब यहीं पे ये सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि लिंगियन सेक्ट के जो मास्टर होते हैं वो इस सारी घटना को हेड मास्टर को बता रहे होते हैं कि फ्लेम सेक्ट का जो लीडर हाउली है वो जियाना को किडनैप करके ले जा चुका है। और अब हमें उन फ्लेम सेक्ट वालों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी जाती है कि उसके डिसाइपल्स जो होते हैं वे लोग जियाना की हेवनली स्पिरिट बॉडी के लिए उन्हें उसे किडनैप करके ले गए हैं और ऐसा करने के लिए उन 3 मेजर सेक्ट्स ने लिंगियन सेक्ट को चारों तरफ से घेर लिया था। लेकिन उस दूसरे सेक्ट यानी कि लॉस्ट सोल वैली का जो किंग शाओ है और उस तीसरे सेक्ट डिवाइन शॉर्ट पीक का जो सिंगबू है वे दोनों ही कहीं डार्क में छुपे हुए हैं। इन दोनों सेक्ट्स ने अभी एक्शन नहीं लिया है, सिर्फ फ्लेम सेक्ट के ही डिसाइपल उसे अगवा करके ले गए हैं। इस पे हेड मास्टर उसे बताते हैं कि ये जो किंग शाओ और सिंगबू है ये काफी वेल्दी फैमिली से आते हैं और ये बहुत ही ज्यादा अमीर हैं, इसीलिए इस तरह की तैश में आकर के ये हरकत नहीं करेंगे। अब यहाँ इनकी डिस्कशन खत्म होती है और हमें उसी फाइटिंग सीन को दिखाया जाता है जहाँ चेन ने उस बंदे को ऑलरेडी हरा दिया होता है। इस बात की भनक यहाँ हाउली को लग जाती है। वो सोच में पड़ जाता है कि उनके फ्लेम सेक्ट का इतना पावरफुल बंदे को उस चेन ने इतने सेकंड में ही हरा दिया, इसीलिए वो अपने दूसरे बंदे जिसका एमिन नाम रहता है उसे भेजता है चेन का मुकाबला करने के लिए। वो जियाना को वहीं छोड़ यहाँ चेन का सामना करने के लिए उसके सामने आता है। अब ये जो फ्लेम सेक्ट वाले डिसाइपल्स होते हैं इनकी ताकत काफी ज्यादा होती है, क्योंकि फ्लेम सेक्ट ये जो डिसाइपल्स होते हैं इन्होंने अपनी फायर पावर को ग्रेटली इंक्रीज कर दिया है, क्योंकि ये लोग द डिसेंट ऑफ फायर गॉड की प्रैक्टिस करते हैं। और इस ट्रेनिंग यानी कि प्रैक्टिस के बारे में कहा जाता है कि एक्सट्रीमली क्रूर प्रैक्टिस होती है। यहाँ पे सारे डिसाइपल आग की पावर को एब्सॉर्ब करने के लिए वो सबसे गर्म ज्वालामुखी के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, उस भयानक पेन को सहते हैं जिसके कारण उनकी जो स्किन होती है वो पूरी तरह से जल जाती है। लेकिन आग में तपने के कारण उनकी जो बॉडी होती है वो रीबिल्ड हो जाती है और स्पिरिचुअल पावर से लेस हो जाती है। और जे डिसाइपल से इस आग को नहीं सह पाते वो तो उसी ज्वालामुखी के अंदर ही मारे जाते हैं। जो डिसाइपल इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर पाते हैं उन्हें ही फ्लेम सेक्ट में भर्ती किया जाता है। अब इतना गुणगान यहाँ फ्लेम सेक्ट के बारे में बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे चेन जो होता है उसके अंदर तो अब एक इमॉर्टल सोल आ चुकी है, इसलिए ये फ्लेम सेक्ट के इन दोनों मेजर डिसाइपल को चंद सेकंडों में ही हरा देता है। इस बात ने उस फ्लेम सेक्ट के लीडर हाउली को परेशान कर दिया होता है कि आखिर इसने ऐसा कैसे कर दिया, मेरे 2 डिसाइपल्स को हरा दिया जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थे। अब हाउली उसके सामने आता है ये कहते हुए, तो फिर देखते हैं कि तुम में कितनी ताकत है कि तुम मुझे हरा सको। जिस पे चेन उससे कहता है कि हालांकि ये तुम्हारे ये जो दोनों बंदे थे वो इतने ज्यादा यूजलेस नहीं थे, इनके ऊपर मैंने अपनी ताइक्यू बॉडी आर्ट की प्रैक्टिस की है और इसी प्रैक्टिस के कारण अब चेन की जो बॉडी होती है उसकी फिजिकल स्किल्स बढ़ गई होती है। अब वो अपने लेवल 3 में पहुंच चुका होता है। इसका मतलब है कि वो अब कई सारे अपने सुप्रीम स्किल्स का यूज कर सकता है। अब आगे वो जो हॉली होता है अपने फ्लेम पाम का यूज करता है चेन पे, लेकिन चेन इतना ज्यादा फास्ट होता है कि वो इस अटैक को आसानी से डॉज करके दूसरी साइड खड़ा हो जाता है। अब यहाँ इन दोनों के बीच आइकॉनिक फाइटिंग शुरू हो जाती है। तभी हमें हेडमास्टर के जरिए ये बताया जाता है कि ये जो हॉली की बॉडी है इसने अपने फ्लेम सेक्ट की उसी पॉपुलर फीचर की प्रैक्टिस की है जो कि वोल्केनो में प्रैक्टिस करना है, जिसके कारण वो एक एडवांस प्रैक्टिशनर बन चुका है, जिसके कारण उसकी अब पूरी स्किन जो है वो फायर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आगे हमें उसी हाउली को दिखाया जाता है जिसने अपनी पूरी बॉडी को आग से जला लिया होता है
यहाँ चिन से कह रहा होता है कि तुमने मेरे 2 खास डिसाइपल को तो मार दिया, तो देखते हैं कि अब तुम मेरे इस फ्लेम पाम के वॉर से कैसे बचते हो। वो फ्लेम पाम की रियल पावर को दिखाने के लिए चिन के अराउंड एक भीषण आग लगा देता है और उस सर्कल के अंदर ही यहाँ चिन से फाइट करने लगता है। अब यहाँ चिन उसका मुकाबला तो कर रहा होता है, लेकिन ये जो आग की तपिश होती है ये इतनी ज्यादा होती है कि उसकी नई बॉडी को ये थोड़ी ही देर में जला देगी। इसीलिए वो उस सर्कल से भागने का सोचता है, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड में अब भी डिसाइपल चिन की जो आत्मा है वो उसे इस सर्कल से भागने नहीं देती। वो उसे रोक लेती है ये कहते हुए कि सीनियर, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप जियाना को बचाएंगे, इसीलिए आप अपना वादा नहीं तोड़ सकते। जिससे वो सीनियर चिन की स्पिरिट यहाँ ये सोचने लगता है इसे मरे हुए कई दिन हो गए हैं, लेकिन इसकी स्पिरिट ने अब तक इसके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं त्यागा है, तो इसे पूरी तरीके से अपने शरीर की इस मोह माया को छोड़ने के लिए मुझे इसका प्रॉमिस पूरा करना ही होगा। लेकिन ये नई बॉडी काफी वीक है, थोड़ी देर तक अगर आग में ये इसी तरह रही तो पूरी तरह से जल करके खत्म हो जाएगी। अब यहाँ सीनियर चिन की जो स्पिरिट होती है वो उस डिसाइपल चिन को यही बात समझा रही होती है उसके सबकॉन्शियस माइंड में। उसे कहती है कि तुम अभी भी इस बॉडी को छोड़ करके नहीं गए हो, लेकिन ये जो डिसाइपल चिन है बस एक ही बात रट रहा होता है कि प्रॉमिस करो कि जियाना को बचा लोगे। जिस पे सीनियर चिन उसे कहता है कि इस तरह से मिन्नत करना बेकार है, क्योंकि मैं इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ दूसरों की मदद करने को, क्योंकि मेरा आगे अलग मकसद है, मुझे अपने हेवन वापस जाना है। इनकी बातचीत चल रही होती है कि तभी हम उस हावली की फ्लेम स्पिरिट को देखते हैं जो कि चिन पे हमला करता है। चिन यहाँ उस एनिमल को रोक तो लेता है, लेकिन जैसे ही वो इस सर्कल से उड़ करके बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन डिसाइपल चिन की आत्मा उसे नहीं जाने देती, उसके पैरों को वो पकड़ लेती है और उससे कह रहा होता है कि सीनियर, अब जियाना को बस आप ही बचा सकते हो। लेकिन सीनियर स्पिरिट जो होता है उसका हाथ छुड़ाते हुए वो उस फायर सर्कल से बाहर निकलने की कोशिश करता है कि तभी वो जो हॉली होता है वो अपने ईगल स्पिरिट से चेन पे हमला करता है। इस अटैक से बचने के लिए जैसे ही चेन उस ईगल पे अटैक करने वाला होता है, जो डिसाइपल चिन की आत्मा होती है उसे अटैक नहीं करने देती, बल्कि उस अटैक के बदले में वहाँ दिल का एक बहुत बड़ा सा फव्वारा निकलता है, जिसके कारण वो उस ईगल को नहीं मार पाता और चोट खा करके चेन यहाँ नीचे गिरता है और वो उस डिसाइपल चिन की आत्मा पे भड़कने लगता है कि आखिर तुम मेरे साथ ये क्या कर रहे हो, और वो अपने ही हाथ को मारने लगता है। अब ये देख करके वो हावली सोचने लगता है कि ये बंदा तो पागल है, अपने आप को ही यहाँ क्यों मार रहा है। लेकिन अभी अभी जो काम खराब किया था डिसाइपल चिन की आत्मा ने, वो उसे पीट रहा होता है। अब इसी बात का फायदा उठा करके वो हावली फायर ड्रैगन फ्लेम का इस्तेमाल करता है, जिससे निकलती हुई ड्रैगन उस आग को और भी ज्यादा भड़का देती है, जिसके कारण अब उस आग की तपिश और भी ज्यादा बढ़ रही होती है। अब यहाँ पे जो सीनियर चिन की स्पिरिट होती है वो इससे डिसाइपल चिन की आत्मा से परेशान हो चुकी थी। समझ जाता है कि अगर मैं इस बेवकूफ की प्रॉमिस को पूरा नहीं करता हूँ तो कोई फायदा नहीं होगा, इसकी बॉडी यहाँ पे जल भुन के राख हो जाएगी और हम दोनों ही यहाँ मारे जाएंगे। इधर वो हावली जो होता है वो टेम्परेचर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है, जिससे अब चिन के कपड़े जलने लगे थे, और इससे पहले कि अब वो आग यहाँ चिन की बॉडी को जला पाती कि तभी हमें उस डिसाइपल चिन के आखिरी शब्द सुनाई देते हैं, जो कि सीनियर चिन से ये कह रहा होता है कि मैं जियाना को इस तरह से यहाँ छोड़ के नहीं जा सकता। आगे वो उसकी आत्मा को चुप रहने को कहता है कि बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, और अब उसके पास कोई चारा नहीं होता, इसलिए अब वो अपनी सुप्रीम स्किल जो कि डेविल हैंड होती है उसका यूज करता है। उस डेविल हैंड का यूज करते ही सबसे पहले उस ड्रैगन को वो दबोचता है, जो कि टेम्परेचर को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। उसे जस्ट सेकंड में ही दबोचते हुए उस ड्रैगन को वहीं डिस्ट्रॉय कर देता है। अब आगे जो चिन होता है वो उस हावली को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हावली उसके पकड़ से बच रहा होता है। थोड़ी देर के स्ट्रगल के बाद वो डेविल हैंड जो होता है वो उस हावली को भी दबोच लेता है। इसके कारण वो जो सर्कल में आग लगी थी वो भी बुझ जाती है, जहाँ चेन अब उससे कहता है कि अब देखते हैं कि तुम इस पकड़ से कैसे बचते हो। दूसरी तरफ चेन यहाँ अपनी नई बॉडी को देख रहा होता है, जो कि झुलस चुकी होती है। वो सोच रहा होता है कि कब इसे डिसाइपल चेन की आत्मा से उसे छुटकारा मिलेगा और ये पूरी तरह से इस बॉडी पे अपना कंट्रोल कर पाएगा। आगे जो चेन होता है उस हावली से कह रहा होता है कि एक बात तुम्हें बता दूं, ये जो डेविल्स हैंड है इसकी पकड़ काफी मजबूत होती है और ये फायर रेजिस्टेंस भी है, मतलब इसे आग कुछ नहीं कर सकती। अब इतना कहते ही जैसे हावली वहाँ से जा रहा होता है, इधर दूसरी तरफ जो हावली होता है वो अपनी सुपर नेचुरल पावर को रिलीज करता है, जिससे वो डेविल हैंड की पकड़ से बाहर निकल जाता है और अब उसकी बॉडी किसी ज्वालामुखी की तरह भड़क रही होती है। आगे वो तेजी से चिन पे अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन चिन उसके अटैक को डॉज करता हुआ फिर से डेविल हैंड को अपीयर करता है। लेकिन अब की बार अपने डेविल हैंड का यूज करने के बावजूद भी वो उस हावली को नहीं पकड़ पाता
आगे हाउली लगातार उसकी पकड़ से बचते हुए चिन पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन चिन ने अपने स्पिरिचुअल पाम का यूज करते हुए उसे एक पत्थर पे चोटीला कर दिया होता है। लेकिन इस अटैक का भी उस हाउली पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो ये कहते हुए कि लगता है कि तुमने फ्लेम की ताकत को अभी समझा नहीं है। फ्लेम फायर की जो ताकत होती है इसे कोई बुझा नहीं सकता, ना ही इसे डिफीट कर सकता है। अब आगे वो इतना कहते हुए अपने बॉडी में जल रही फ्लेम को और भी ज्यादा भड़का देता है। दूसरी तरफ जो सीनियर चिन की स्पिरिट होती है वो उस आत्मा से कहती है कि थोड़ी देर के लिए तुम इस बॉडी को कंट्रोल करो, क्योंकि हाउली के इस लेवल का मुकाबला करने के लिए मुझे अपने ताइको फिजिक्स के लेवल को इम्प्रूव करना होगा और ताइको की प्रैक्टिस करने के बाद ही मैं इसे हरा पाऊंगा। उसके बाद ही मैं तुम्हारी जानों को बचा पाऊंगा। अब डिसाइपल चिन की आत्मा ये सुनते ही कि यहाँ पे सीनियर चिन उसकी मदद करने के लिए तैयार है, वो प्रॉमिस करता है कि वो जियानो को बचा लेगा। ये इस एहसान के बदले में उसे वादा करता है कि जैसे वो जियानो को बचा लेगा उसकी जो आत्मा है इस बॉडी को छोड़ करके चली जाएगी। इस पे सीनियर स्पिरिट उसे ये कहते हुए कि याद रखना अभी जो तुमने मुझसे कहा है। आगे वो अपनी ताइको की प्रैक्टिस करने लगता है। तो दूसरी तरफ जो डिसाइपल चिन की सोल होती है अब वो बॉडी का कंट्रोल संभालती है, जिसे उस थोड़ी सी आग से भी डर लग रहा होता है। वो उस हाउली से कहने लगता है कि अरे ये बंदा तो काफी ज्यादा होनहार है, मैं इसकी एक उंगली के बराबर भी नहीं हूँ, तो मैं इसे थोड़ी देर तक कैसे रोक पाऊंगा। इसलिए टाइम को ज्यादा डिले करने के लिए वो उसे रुकने को कहता है और सबसे पहले चापलूसी करने लगता है, ये कहते हुए कि मैं आपकी महानता के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, पहले इसे तो सुन लो, उसके बाद मुझ पे अटैक कर लेना। अब वो हाउली को ये समझ में नहीं आता कि अचानक से इसका ये बिहेवियर चेंज कैसे हो गया, जिस पे चिन उसे कहने लगता है कि तुम लीडर ऑफ फायर हो, तुम्हारे लिए इतना ज्यादा गुस्सा ठीक नहीं है। देखो तुम्हारी बॉडी कैसे चल रही है गुस्से से, और मैं देखो तुमसे यहाँ पहली बार मिला हूँ और पहली मुलाकात में कोई किसी को इतने गुस्से से तो नहीं मिलता। आपको तो जेंटलमैन की तरह पेश आना चाहिए। जिस पे हाउली उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और लगातार अपने फायर बॉल से उस पे अटैक करने लगता है। जैसे तैसे बेचारा वो चिन इस फायर बॉल से बचता हुआ भाग रहा होता है, ये कहते हुए कि इस पागल को तो मैं कुछ भी कहता हूँ ये मुझ पे आग की बारिश कर देता है। आगे चिन के लिए उस हाउली का सामना करना काफी ज्यादा खतरनाक हो रहा होता है। वो उसके अटैक से बचता हुआ भाग रहा होता है और वहीं सीनियर स्पिरिट को चिल्ला के कह रहा होता है कि जल्दी करो, अब मैं और देर तक इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। और फिर से उसे रोकने के लिए वो कुछ धूल को उसकी आंखों में डाल देता है। अब इस बात ने उस हाउली को और भी ज्यादा गुस्सा कर दिया होता है और वो गुस्से में आधे से ज्यादा जंगल को तो जला डालता है। तभी यहाँ सीन चेंज होता है और हमें चिन के सेक्ट लिंग्यून सेक्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसी के एक एल्डर फांगा ने गद्दारी की होती है और वो अपने डिसाइपल्स को ये ऑर्डर देता है कि वो सेक्ट में जाए और अभी के जो मास्टर और हेड मास्टर हैं उन्हें अपने कब्जे में ले ले, ताकि वो जो एल्डर फांगा है जो कि फ्लेम सेक्ट से मिला हुआ है वो पूरी तरह से इस लिंग्यून सेक्ट पे अपना कब्जा कर ले और यहाँ का हेड मास्टर बन सके। अब यहाँ हेडमास्टर को जैसे इस धोखे के बारे में पता चलता है उन्हें यकीन नहीं होता कि उन्होंने अपने सेक्ट में एक ऐसे सांप को पाल रखा था जो उन्हें आज डस लेगा। दूसरी तरफ हम एल्डर फांगा को देखते हैं जो उन दोनों को धमका रहा होता है कि अब से इस लिंगियन सेक्ट का पूरा मालिक मैं हूँ। इधर दूसरी तरफ हमें फाइटिंग सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे उस डिसाइपल चिन की जो हालत थी काफी खस्ता थी। वो लगातार पीट रहा होता है और सीनियर चिन के स्पिरिट से ये आग्रह कर रहा होता है कि अब मैं एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो राक्षस है ये तुम्हारी नई बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगा, फिर मुझे कुछ मत बोलना। आगे जो हाउली होता है वो अपने गॉड ऑफ फायर की सबसे पावर स्किल को एक्टिवेट करता है, जिससे एक देवता जैसी स्पिरिट बाहर निकलती है और इससे पहले कि वो डिसाइपल चिन को वहाँ पे मार डाले, सीनियर स्पिरिट की चिन ने अपने ताइक्यू की प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली होती है और वो इस अटैक को रोक लेता है। इसके कारण अब उसकी लेवल इम्प्रूव हो चुकी होती है। वो अब फिर से चिन की बॉडी पे कंट्रोल कर लेता है। रेकी पंच में उस हाउली पे ऐसा अटैक करता है कि उसकी बॉडी जो होती है वो ओल्ड एज की अवस्था में आ जाती है। आगे जो इमॉर्टल चिन होता है वो अपने सोल ईटिंग थंडर का इस्तेमाल करता है उस हाउली पे, जिसके कारण अब वो हाउली बुरी तरीके से पिट रहा होता है। अब आगे जो सीनियर चिन की स्पिरिट होती है वो चिन की डिसाइपल आत्मा को ये बताती है कि ताइक्यू के प्रैक्टिस करने के बाद जो लेवल इंक्रीज हुआ है इससे सोल ईटिंग थंडर लेवल की टेक्निक मुझे मिली है। तुमने इस हाउली को जो अभी भी कहा था वो बिल्कुल सही था। किसी भी प्रैक्टिशनर के लिए गुस्सा उसकी कमजोरी है। अगर शांत मन से किसी भी चीज की प्रैक्टिस की जाए तो वो किसी भी लेवल्स तक बढ़ सकता है। अब ये प्रैक्टिशनर के लिए नहीं, गुस्सा किसी को भी नहीं करना चाहिए, ये सेहत के लिए वाकई बुरा होता है। अब आगे चिन उस हाउली पे अटैक करते हुए कहता है कि जितना ज्यादा गुस्सा तुम दिखाओगे उससे उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और ये मेरी जो सोल हीटिंग थंडर है वो उसे उतना ही ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी। इसीलिए अब तुम्हारे अंदर जरा भी एनर्जी नहीं बची, ये तुम्हारी सारी एनर्जी को सक कर चुकी है।
आगे वो उस पर अटैक करने वाला होता है कि इससे पहले कि वो हावले का काम तमाम हो चुका होता है। लिंगयोंग सेक्ट के बाकी के डिसाइपल वहाँ पे पहुँचते हैं और वो इस मार्क्समैन को देख करके हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इसने तो लिंगयोंग सेक्ट का ही यूनिफॉर्म पहना है। हमारे सेक्ट में ऐसा पावरफुल बंदा कब आ गया जिसने हावली जैसे महान कल्टिवेटर को आसानी से हरा दिया है। इस पे चेन उनसे कहता है कि क्या तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो इस टेक्निक को मैं तुम पे आजमा लेता हूँ। अब ये सुनते ही वे दोनों वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं और इधर जो हावली होता है फिर से उठ खड़ा होता है और भागने की कोशिश करता है। सीनियर चेन उस हावली को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, जिसपे डिसाइपल चेन की आत्मा फिर से वही राग आलापने लगता है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि जियाना को बचाना है। ये डिसाइपल चेन की जो आत्मा है लगातार पूरे एपिसोड में बस एक ही डायलॉग बोल रही है, इससे जैसे हम परेशान हो गए हैं। सीनियर चेन की स्पिरिट भी परेशान हो चुका है और उससे कहता है कि अब ये सेफ है। लेकिन यहाँ जो डिसाइपल चेन की आत्मा होती है वो काफी ढीठ होती है, वो वहाँ से आगे उसे बढ़ने ही नहीं देती और वो अंतिम बार जियाना को बड़े प्यार से देख रहा होता है, ये कहते हुए अब मेरी ये जो आत्मा है इस सबकॉन्शियस माइंड को छोड़ करके जा रही है और अब मैं अपनी बॉडी का पूरा कंट्रोल आपको दे रहा हूँ, लेकिन प्रॉमिस करो कि आज के बाद से तुम जियाना का पूरा ख्याल रखोगे और उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ोगे और उसकी हमेशा प्रोटेक्शन करोगे। आगे जो डिसाइपल चेन की आत्मा होती है वो जियाना के साथ बिताए हुए सुनहरे लम्हों को याद करता है, कैसे ये एक दूसरे को इतना पसंद करते थे और एक दूसरे के साथ कितना अच्छा टाइम इन्होंने स्पेंड किया था। आगे वो जियाना से ये कहते हुए कि मैं सच में चाहता था कि तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहो और मेरे घर चलो, लेकिन अफसोस कि ऐसा हो ना सका। अब इतना कहते ही उसकी जो आत्मा होती है वो हमेशा के लिए बिखर जाती है और जाते हुए वो सीनियर स्पिरिट को अभी ये कह जाती है कि अब मैं अपनी बॉडी का कॉन्सिक्वेंसेस का पूरा कंट्रोल तुम्हें दे रहा हूँ, बस अपने प्रॉमिस को याद रखना जो तुमने मुझसे किया है। जिस पे फाइनली अब इमॉर्टल चेन की जो आत्मा होती है वो उसकी बॉडी पे पूरा कंट्रोल कर पाती है, लेकिन वो इस इमोशन को देख के कहती है कि मॉर्टल्स के अंदर जो इमोशन होते हैं वो वाकई में स्टबर्न यानी कि जिद्दी होते हैं। आगे वो उसे कहता है कि भले ही तुम्हारी आत्मा इस शरीर को छोड़ के जा चुकी है, लेकिन तुमने सब कुछ नहीं खोया है। तुम्हारी ये जो स्ट्रॉन्ग विल है वो इस बॉडी में एक फॉर्म ऑफ रेसिडुअल थॉट की तरह हमेशा रहेगी, मतलब कि ये तुम्हारी ये स्ट्रॉन्ग विल वाली जो जिद है इस बॉडी में हमेशा के लिए रहेगी। अब जैसे ही वो जियाना को पिक करने के लिए उसे छूता है, जियाना वहाँ पे एक अगली फ्रॉग में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वहाँ पे उसे आवाज आती है कि जियाना तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी है। अब ये किसी लड़की की आवाज होती है और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं फिनिश हो जाता है, जो हमें अगले एपिसोड में क्या होगा ये जानने के लिए जिज्ञासा पैदा कर देता है। आखिर जियाना की बॉडी वहाँ से अचानक कहाँ चली गई? जिस जियाना की जिसकी एक हेवनली स्पिरिट की बॉडी है, इसके पीछे वो तीनों सेक्ट्स हाथ धो के क्यों पड़े हैं? इसी बात को जानने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और इसका अगला एपिसोड देखना ना भूलें, जो कि हर सैटरडे को अपलोड की जाती है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।